मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग। देखिए, विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है उसके ऊपर अपन बात करें तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं, चाहे वे खनन के रूप में अपने को प्राप्त हों या फिर कृषि के जो उत्पाद हैं उनके रूप में प्राप्त हों, तो खनन या कृषि के रूप में प्राप्त उत्पादों को किसी निश्चित प्रक्रिया या प्रोसेस के द्वारा अधिक मूल्यवान वस्तुओं में या बहुआयामी या बहुउपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को एक उपयोगी या मूल्यवान माल में तैयार कर लिया जाता है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण उद्योग जो है वो आज की दशा में देखें तो अर्थव्यवस्था का आधार माना जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विकास का जो आधार है उसको औद्योगिक विकास से जोड़ के देखा जाता है। और औद्योगिक विकास में सबसे पहला जो स्थान है वो भारी विनिर्माण उद्योग का आता है। यानी कहने का मतलब, आज जो भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी हिस्ट्री अगर अपन देखें तो उनके विकास की जो पहली पायदान है, पहली जो सीढ़ी है वो शुरू हुई है विनिर्माण उद्योगों से। यानी जो विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से उन्होंने अपने औद्योगिक विकास की गति को प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से देखें तो औद्योगिक विकास वर्तमान में व्यापार और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था का आधार कहा जा सकता है। जैसे विनिर्माण उद्योग का अपन उदाहरण लें तो जैसे कपास है, तो कपास कृषि से प्राप्त एक उपज के रूप में है। कपास कृषि से प्राप्त होती है और कपास को निश्चित प्रक्रिया के द्वारा कपास से जैसे अपन ने सूत बना लिया, सूत या धागा बना लिया और उस धागे से कपड़ा बना लिया, तो जो वैल्यू कपड़े की होगी वो कपास से कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है। और कच्चा माल कहाँ से मिला है? कपास से। ठीक है। यानी कृषि से प्राप्त जो उपज है उसको अपन ने एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से अधिक मूल्यवान या बहुउपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर लिया है। इसी प्रकार से जैसे मान लो गन्ना है, तो गन्ने को निश्चित प्रक्रिया के द्वारा गन्ने से अपन ने चीनी बना ली या फिर गुड़ बना लिया। ठीक है। तो गन्ना कृषि उपज के कच्चा माल हो गया और उसको निश्चित प्रक्रिया के द्वारा अपन ने अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर लिया, चीनी या गुड़ में परिवर्तित कर लिया। उसका मूल्य ज़्यादा होगा, उसका वजन जो है वो इसके बजाय कम होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो अपन देखें लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क से लोहा बना लिया और लोहे से विभिन्न प्रकार की मशीनें, वस्तुएं या बहुत सारी बहुउपयोगी जो चीज़ें हैं वो लोहे से बनाई जाती है। तो ऐसे देखें तो लोहा अयस्क जो है वो क्या था? कच्चा माल था जो भूमि से अपन ने प्राप्त किया और उस कच्चे माल को एक निश्चित प्रोसेस के द्वारा, निश्चित प्रक्रिया के द्वारा अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर लिया। तो ये जो है वो जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं विनिर्माण। अगर भारत की अपन बात करें तो भारत में पुराने समय से विनिर्माण जो है वो होता है। विनिर्माण का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को किसी निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बहुमूल्य या उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाना। ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो पुराने समय से यहाँ पे विनिर्माण का कार्य है वो होता रहा है। जैसे उदाहरण लें अपन सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण लें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र होने का भी प्रमाण मिलता है कि सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। तो इसका मतलब विनिर्माण उद्योग से परिचित थे वो लोग। कपास यहाँ पे पैदा होता था, उस कपास से वो लोग जो है सूत बना के और सूत से फिर जो है कपड़ा बनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन वहाँ पे मिले हैं, यानी मिट्टी जो भूमि से अपने को प्राप्त होती है खनन के रूप में, मिट्टी को प्राप्त करके और बहुमूल्य या उपयोगी वस्तु में बर्तनों के रूप में उसको परिवर्तित कर लिया जाता था। एक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण उसमें कांसे की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। तो कांसा जो है उसको विभिन्न धातुओं को आपस में मिला के, मिश्र धातु के रूप में होता है कांसा, तो विभिन्न धातुओं को मिलाकर और फिर जो है कांसा तैयार किया जाता है और उस कांसे से फिर जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो विनिर्माण उद्योग का जो विकास है वो भारत में काफ़ी पहले से हुआ है। अगर अपन बात करें कि मुग़ल काल में स्थापत्य कला से कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में लोहा स्तंभ स्थित है। कुतुब मीनार के पास में मुग़ल काल में निर्मित लोहा स्तंभ, उसको
आज भी जंग नहीं लगा है। तो कहने का मतलब भारत में विनिर्माण उद्योग अपनी विकसित दशा में था पुराने समय से, यानी उस समय भी इतनी उत्तम क्वालिटी का जो लोहा है वो तैयार किया जाता था कि उस समय के जो लोहा स्तंभ बना है उसको आज तक जंग नहीं लगा है। तो इतनी बढ़िया तकनीकी से जो है लोहा उस समय भी बनाया जाता था। अगर अपन देखें तो पुराने समय में भारत को एक शब्द जो है भारत के लिए नाम लिया जाता है सोने की चिड़िया। भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि भाई भारत में सोना बहुत ज़्यादा था या सोने का उत्पादन जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, क्योंकि सोना जो है वो एक धातु के रूप में है और कोई भी धातु या खनिज पदार्थ है उसका सीधा संबंध वहाँ की भूगर्भिक जो है चट्टानों से होता है। अगर भूगर्भिक दशा की अपन बात करें तो भारत में भूगर्भिक चट्टानें ऐसी नहीं पाई जाती हैं कि उनमें सोना ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसका मतलब सोने का उत्खनन तो नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो भारतीय क्षेत्र था वो काफ़ी संपन्न था, व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा थी और उस समय लघु और जो कुटीर उद्योग थे वे अपनी उन्नत दशा में थे। जैसे वस्त्र है, आभूषण वगैरह हैं, रत्न वगैरह हैं, मसाले वगैरह हैं, तो इनका उत्पादन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से होता था और उसको फिर दूसरे क्षेत्रों में निर्यात करके, और उस समय जो मुद्रा के रूप में सोने या चांदी के जो सिक्के हैं वो चलते, तो मुद्रा के रूप में उनकी आय होती थी। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो सोने की चिड़िया भारत को संपन्नता के आधार पे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोने का उत्खनन या सोने का उत्पादन ज़्यादा होता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय भी भारत जो है एक संपन्न क्षेत्र था, संपन्न देश था। लेकिन उसके बाद में जैसे अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन के समय भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो कोलैप्स हो गए, क्योंकि अधिकांश जो कच्चा माल है वो सारा का सारा अंग्रेज़ जो हैं वो ले जाते थे और अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटेन में जो बड़े बृहद स्तर के जो उद्योग थे वहाँ पर उसको उपयोग करके और वस्तुएं बना के और लार्ज स्केल पे और भारतीयों को ही वापस बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के समय अपने यहाँ पे जो संपन्नता थी जो कुटीर और लघु उद्योगों के रूप में थी, और उन कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्राप्त था, तो वो जो सारा उद्योग है वो कोलैप्स हो गया, जिसके कारण से औद्योगिक विकास की अवनति हुई अंग्रेज़ों के समय। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो जो किसी भी देश का जो विकास है उस विकास को अपन किससे जोड़ सकते हैं? औद्योगिक विकास से। आज जैसे मान लो संपन्न देशों की अपन बात करें, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है, जापान है, चीन है, तो उनकी जैसे मान लो अपन बात करें तो अपन पाते हैं कि इनकी विकास का आधार क्या रहा है। तो विकास का जो आधार है वो औद्योगिक विकास रहा है, और औद्योगिक जो विकास है वो किस पे डिपेंड रहा है? यानी सबसे पहले विनिर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। तो किसी भी देश का आधार यानी विकास का जो आधार है वो अगर अपन माने तो किसको मान सकते हैं? विनिर्माण उद्योगों को। क्योंकि विकसित देशों की अगर हिस्ट्री देखें अपन कि वहाँ पे उनका विकास किस प्रकार से हुआ था, तो अपन ये पाते हैं कि उन देशों ने सबसे पहले विनिर्माण, और उसमें भी मुख्य रूप से जो भारी विनिर्माण उद्योग हैं उनका विकास सबसे पहले हुआ था, और उसी की बदौलत वो देश हैं वो आज विकसित दशा में स्थित हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अपन कहें तो किसी भी देश का विकास और औद्योगिक विकास या विनिर्माण उद्योगों का विकास वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे मान लो अपन बात करें कि भारत में आधुनिक उद्योगों का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, तो भारत में जो आधुनिक उद्योगों का विकास, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास यानी वर्तमान जो औद्योगिक विकास है, पुराने समय की जैसे मान लो अपन बात करें तो भारत जो है वो औद्योगिक दृष्टि से विकसित था। कुटीर और लघु उद्योगों का विकास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हुआ था। तो वर्तमान जो औद्योगिक विकास है वो भारत में कब से शुरू हुआ? तो वर्तमान जो औद्योगिक विकास है उसकी शुरुआत अगर माने तो पहला जो विनिर्माण औद्योगिक कारखाना है वो यहाँ पे खोला गया था
18 में सूती वस्त्र उद्योग के रूप में, सूती वस्त्र उद्योग के रूप में पहला कारखाना है वो 1818 में कलकत्ता के पास में है, फोर्ट ग्लोस्टर, कलकत्ता के पास में फोर्ट ग्लोस्टर में प्रथम जो सूती वस्त्र कारखाना है वो खोला गया था, लेकिन ये जो कारखाना है वो ज़्यादा सफल नहीं रहा था। ठीक है, इसके कारण से ये तुरंत बंद हो गया। वास्तविक जो विकास है उसकी अगर अपन बात करें तो 1854 में पहली जो सूती वस्त्र मिल है जो मुंबई में खोली गई थी। पहला कारखाना 1818 में हो गया था फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन वो असफल रहा। तो पहली सफल सूती वस्त्र जो मिल है, पहला जो कारखाना है वो मुंबई में खोला गया था कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर ये एक पारसी व्यापारी थे, इनके द्वारा पहला जो सूती वस्त्र का कारखाना है वो मुंबई में स्थापित किया गया था। ये सफल कारखाना माना जाता है और यहीं से भारत की विनिर्माण औद्योगिक विकास जो है वो शुरू हुआ माना जाता है। इसके बाद में 1855 में जो है रिसरा पश्चिमी बंगाल में एक जूट कारखाना है वो खोला गया था। यानी पश्चिम बंगाल में पहला जो जूट कारखाना है 1855 में उसकी स्थापना है वो की गई। इसके बाद में अपन बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में 1948 में, स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनाएगी। प्रथम औद्योगिक नीति है वो बनाई। औद्योगिक नीति का मतलब कि एक प्लान जो है वो तैयार किया गया, एक योजना जो है वो तैयार की गई कि भारत में, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से उद्योगों का विकास है वो किया जाएगा। औद्योगिक जो नीति बनाई गई उस नीति में ये ध्यान रखा गया कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी संसाधन हैं उनको किस प्रकार से अपन काम में लें, अधिकांश जो संसाधन है उनको किस प्रकार से काम में लेके और फिर जो है यहाँ का विकास है वो किया जाए। तो औद्योगिक जो विकास था इसमें उसका मूल आधार आता कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना, बेरोज़गारी को कम करना। इसके अलावा प्रादेशिक जो असमानताएं थी भी, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है वो ज़्यादा विकसित था, कोई क्षेत्र कम विकसित, तो इस प्रकार से प्रादेशिक जो असंतुलन था उसको कम करना। यहाँ के जो स्थानीय या लोकल उत्पाद थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करके और उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके ऊपर जो आधारित उद्योग हैं वो विकसित करके स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान कर और तैयार माल है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच के निर्यात करके और अधिक से अधिक लाभ कमाना। इस प्रकार से जो धरातलीय विषमताएं, स्थानीय जो विषमताएं थी उनको कम करते हुए अधिकतम लोगों को रोज़गार प्रदान करते हुए बहुमूल्य या मांग आधारित वस्तुओं का निर्माण करना, ये इस औद्योगिक नीति का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संसाधन। भाई कोई भी क्षेत्र है उसमें संसाधन किस प्रकार के वहाँ पे व्याप्त हैं, जिस प्रकार के संसाधन उस क्षेत्र में होंगे उसके आधार पे उसी प्रकार के जो उद्योग हैं वो वहाँ पे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई क्षेत्र है संसाधन संपन्न क्षेत्र है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन औद्योगिक विकास अगर वहाँ पे नहीं है तो क्या होगा कि वो जो संसाधन है उन संसाधनों को दूसरे जो देश हैं वो उनको खरीद लेंगे और उसके द्वारा उसको काम में लेके और माल तैयार करेंगे, और वो जो कच्चा माल वो लेंगे उसकी वैल्यू या जो उसका मूल्य है वो कम होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन हैं लेकिन उद्योगों का विकास नहीं है। तो किसी भी देश का जो विकास है वो तभी संभव है कि वहाँ पे जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनके आधार पे वहाँ पे उद्योगों का विकास है वो किया जाए। जैसे अपन उदाहरण लें, अफ्रीकन जो देश हैं उनका उदाहरण लें या दक्षिणी अमेरिकन जो क्षेत्र है उसका उदाहरण लें, तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं लेकिन औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं है। इसलिए ये जो देश हैं वो उन प्राकृतिक संसाधनों को ही जो है दूसरे देशों को बेच देते हैं, जिससे आय
कम प्राप्त होती है। अगर मान लो यहीं पे इन संसाधनों पे आधारित उद्योगों का विकास किया जाए तो और कच्चे जो संसाधन हैं उनको उनसे माल तैयार करके फिर उसको बेचा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ है वो मिल सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी देश का जो विकास है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, खनन के रूप में हो सकते हैं, कृषि के रूप में हो सकते हैं, पशु उत्पाद के रूप में हो सकते हैं, वनोपज के रूप में हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं उनको काम में लेते हुए उनके अनुसार जो है उद्योगों का विकास जो है वो वहाँ पर किया जाए, तो उसी से विकास जो है वो संभव होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात जो उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग जो है उसके अंतर्गत जो कच्चा लोहा होगा से अयस्क के रूप में लोहा निकाला जाता है, उसका परिष्करण या शोधन करके और कच्चा लोहा तैयार किया जाता है और उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज मिला के और उसे स्टील तैयार किया जाता है, स्टील या इस्पात है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो उद्योग हैं उनको अपन कहते हैं लोहा इस्पात उद्योग। औद्योगिक विकास की धुरी या औद्योगिक विकास का आधार इसको कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य जो उद्योग हैं उनकी जननी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न जो उद्योग होगा उन उद्योगों में मशीनों की आवश्यकता होगी और वो सारी की सारी जो मशीनें हैं वो किससे बनती हैं, लोहा इस्पात से बनती है। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास का आधार इस उद्योग को, लोहा इस्पात उद्योग को कहा जा सकता है, या अन्य जो जितने भी उद्योग हैं उनकी जननी के रूप में जो उद्योग स्थापित हुआ है वो सबसे पहले यही उद्योग हुआ है। और विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले इसी उद्योग का विकास हुआ माना जाता है। यानी एक बारीक सुई से लेके विशालकाय जो जहाज हैं वो सारे के सारे, या विशालकाय जो मशीनरीज हैं वो सारी की सारी किससे निर्मित होती हैं, लोहे से निर्मित होती हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग की अपन बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में पहला जो कारखाना है वो खोला गया था पोर्टो नोवा में, पोर्टो नोवा तमिलनाडु, पोर्टो नोवा तमिलनाडु में 1830 में। ठीक है, ये पहला कारखाना था भारत का जो लोहा इस्पात उद्योग के रूप में पहला जो संयंत्र है वो खोला गया, लेकिन ये जो प्रयास है वो असफल रहा। तो वास्तविक जो विकास है वो माना जाता है 1907 से। 1907 में पहली बार सफल जो कारखाना खोला गया जमशेदजी टाटा द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटानगर, या जिसको आजकल टाटानगर कहते हैं, साकची, साकची जो स्थान है वहाँ पे पहला जो कारखाना है वो खोला गया था और इसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो पहला कारखाना 1907 में टिस्को के नाम से जमशेदजी टाटा द्वारा साकची नामक स्थान पर जो झारखंड में है वहाँ पर खोला गया था। तो यहाँ से भारत में लोहा इस्पात उद्योग का, यानी आधुनिक जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका विकास यहाँ से माना जा सकता है। इसके बाद में 1919 में बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में एक कारखाना खोला गया इसको के नाम से, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको के नाम से 1919 में जो है दूसरा कारखाना है वो खोला गया। और इसके बाद में 1923 में भद्रावती मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये जो तीसरा कारखाना है वो यहाँ पर खोला गया विस्को के नाम से। ठीक है, तो ये तीन कारखाने 1907 में टिस्को और इसके बाद में 1919 में इसको और फिर जो है 1923 में विस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी,
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस नाम से 3 जो बड़े कारखाने हैं वो खोले गए और यहीं से औद्योगिक विकास जो है वो माना जाता है। इसको में फिर बाद में 2 कारखाने हैं वो और आ गए, इसको में कुल्टी और हीरापुर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है उसमें 3 कारखाने हो गए, बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर। 3 कारखाने जो हैं वो इसको के अंतर्गत आ गए। बाद में जैसे मान लो अपन बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत उद्योगों का यानी मूल रूप से लोहा इस्पात उद्योग उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। यानी इस योजना में अगर अपन जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन देखते हैं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना में तो खाद्यान्न उत्पादन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्योगों के विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था और उद्योगों के विकास के रूप में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के रूप में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े कारखाने एक साथ भारत में स्थापित किए गए थे। इसमें आपके दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये 3 बड़े कारखाने हैं वो स्थापित किए गए थे। इसमें जो दुर्गापुर कारखाना है वो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया और राउरकेला जो कारखाना है वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी की जो क्रुपडेमा कंपनी थी उसके सहयोग से, और भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से ये कारखाना है वो स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उद्योगों के विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है और इस योजना काल में 3 बड़े जो कारखाने हैं वो एक साथ स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर जो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से 3 बड़े कारखाने हैं वो स्थापित किए गए थे। और इनकी जो उत्पादन क्षमता थी वो 10 लाख टन थी शुरुआत में, उसके बाद में उसको बढ़ा के और 16 लाख टन है वो कर दी गई। दूसरा अपन बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास है विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग, इसका जो विकास अगर अपन देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना की गई थी झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड में की गई थी और ये जो इस्पात कारखाना है एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा जैसे मान लो फिर जितने भी सार्वजनिक सेक्टर के जो लोहा इस्पात कारखाने थे उन सार्वजनिक सेक्टर के लोहा इस्पात कारखानों के लिए 1973 में सेल का गठन किया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी जो भी सार्वजनिक सेक्टर के कारखाने थे जैसे आपके इसको के अंतर्गत है बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर वगैरह हैं, ठीक है, तो बोकारो वगैरह इनको बाद में जो है इनको भी मिला दिया गया। तो सेल जो है उसका गठन किया गया। इसमें प्रबंधन और प्रशासनिक जो कार्य है वो किसके द्वारा देखा जाता था? सेल के द्वारा, ठीक है। जो भी सार्वजनिक सेक्टर की यानी जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो भी स्टील कारखाने थे उन सब का प्रबंधन जो है वो सेल के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका गठन किया गया था 1973 में। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो जो मुख्य कारखाने हैं उसके अंतर्गत विजयनगर इस्पात संयंत्र,
विजयनगर कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में, और सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में। तो ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो भारत में माने जा सकते हैं। प्रथम प्रयास पोर्टो नोवा तमिलनाडु में हुआ था 1830 में, असफल रहा। वास्तविक जो विकास है वो हुआ था प्रारंभ, जिसको अपन कह सकते हैं टिस्को के रूप में, जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पे 1907 में स्थापित किया गया था। निजी क्षेत्र का कारखाना था, ठीक है। और इसके बाद में 1919 में इसको की स्थापना हुई। इसको में पहले बनपुर के रूप में हुई थी, उसके बाद में कुल्टी और हीरापुर इसको भी जो है इसको के अंतर्गत मिला दिया गया। 1923 में भद्रावती में जो है भद्रावती इस्पात संयंत्र मैसूर कर्नाटक में, विस्को इसको बाद में चेंज करके विस्को नाम कर दिया गया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो टिस्को, उसके बाद में इसको, और उसके बाद में विस्को की स्थापना हुई। ये तो स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, ये स्वतंत्रता से पहले लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो गया था। इसके बाद में अपन बात करें कि स्वतंत्रता के बाद में तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मेन फोकस जो है वो औद्योगिक विकास पे किया गया, और 3 बड़े कारखाने एक साथ स्थापित करे गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया, और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना की गई झारखंड में, और यह एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। 1973 में सार्वजनिक सेक्टर में जो भी इस्पात निर्माण कारखाने थे उनके प्रबंधन और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए सेल का गठन किया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वर्तमान में जो सार्वजनिक सेक्टर के जो कारखाने हैं उनका प्रबंधन कार्य है वो सेल के द्वारा किया जा रहा है। और अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है तो वो किसका है, सेल का है। और इसके जो मुख्य जो बड़े कारखाने हैं उनके और अगर बात करें तो विजयनगर इस्पात संयंत्र विजयनगर कर्नाटक में स्थित है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में जो तटीय भाग में स्थित है, और सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में खोला गया है। लोहा इस्पात बनाने के लिए, यानी इस्पात अपन बनाएंगे तो उसके लिए अपने को एक तो लोहा अयस्क कच्चा माल जो है वो लोहा अयस्क के रूप में जो कच्चा लोहा होगा वो, इसके अलावा स्टील बनाने के लिए कच्चे अयस्क को परिशोधन करके और उससे कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। कच्चे लोहे में फिर मैग्नीज मिलाया जाता है और मैग्नीज मिला के उससे स्टील तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बड़े जो लोहा इस्पात उद्योग विनिर्माण उद्योग के रूप में है उनमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला काम में लिया जाता है, इसलिए कोयला जो है वो उस क्षेत्र में भी, कोयला भी भारी है, लोहा अयस्क जो है वो भी भारी है, मैग्नीज जो काम में लिया जाएगा वो भी भारी है। तीनों जो रॉ मटेरियल हैं वो भारी होने के कारण से लोहा इस्पात उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां ये तीनों जो भारी कच्चे माल हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा इसका जो परिष्करण या शोधन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किसी जलीय स्रोत के पास में या तो किसी झील या किसी नदी या फिर तटीय भाग में, यानी जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर जल की आपूर्ति होती रहे, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना में ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखा जाए। परिवहन के साधन हैं वो सर्वसुलभ होने चाहिए, कच्चे माल के स्रोत के पास में जो है वो होना चाहिए। कच्चा माल जो है वो काफ़ी भारी होता है, तो कच्चे माल और पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर जल की आपूर्ति है वो होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। अब जैसे मान लो अपन बात करें कुछ संक्षेप में देख लेते हैं भी कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योग मुख्य जो हैं वो कौन से हैं और यहाँ पे किस प्रकार से कच्चे माल की आपूर्ति हो रही है और इनके जो इनमें जो तैयार माल है
वो उसके बाज़ार कौन से हैं, प्रोडक्शन जो है वो किस मात्रा में यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें उद्योग सबसे पहले आ जाएगा, उद्योग और स्थान, ये जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। कच्चा माल, जो प्राथमिक कच्चा माल है वो हो गया लोहा अयस्क। तो लोहा जो अयस्क है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा मैग्नीज, दूसरा जो कच्चा माल है वो हो गया इसमें कोयला, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला, ठीक है। और तीसरा इसमें कच्चा माल हो गया आपके मैग्नीज। मैग्नीज की प्राप्ति है वो कहाँ से हो रही है, और पानी का स्रोत क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का जो स्रोत है वो कौन सा है, और जो इस उद्योग में माल तैयार होगा उस तैयार माल के लिए बाज़ार क्या है, मार्केट प्लेस है वो कौन सा है, और जो उद्योग है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, तो उत्पादन जो है वो कितना हो रहा है। तो इसके संदर्भ में अपन जो है इन बिंदुओं के संदर्भ में जो लौह इस्पात उद्योग है उनके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो उद्योग है वो हो गया आपके टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापित जो है स्थान जो है वो हो गया इसका जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्थित है। लोहा अयस्क जो है वो इसको मिल रहा है आपके नोवा मंडी, नोवा मंडी और गुरु महिसानी, नोवा मंडी और गुरु महिसानी से। और कोयला प्राप्त हो रहा है बोकारो, बोकारो और झरिया, झरिया और बोकारो से कोयले की प्राप्त होती है। और मैग्नीज जो है वो मिल रहा है क्योंझर की खानों से, क्योंझर और जोड़ा, क्योंझर और जोड़ा के खाने जिनको जादूगोड़ा के खाने भी कहा जाता है। क्योंझर और जादूगोड़ा के खाने। पानी का जो स्रोत है, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, पानी का स्रोत स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा व खरकोई नदी, इसको खरकोई या खरकल, कहीं भी खरकल नाम है वो भी मिलता है। स्वर्ण रेखा और खरकोई नदी। बाज़ार जो है वो है इसका, यानी तैयार माल जो होगा उसका बाज़ार कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई, क्योंकि ये जो कारखाना है टिस्को वो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पे स्थित है, इसलिए कोलकाता तो पास में स्थित है, साथ में मुंबई के लिए सीधी कनेक्टिविटी रेल मार्ग के द्वारा प्रदान हो रही है। तो मुंबई भी एक बड़े बाज़ार के रूप में है इस उद्योग के लिए या इस कारखाने के लिए। इसके अलावा उत्पादन क्षमता जो है वो है इसकी 40 लाख टन, यानी लाख टन में है ये, इसको अपन एक बार लिख लेते हैं, लाख टन उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है इसकी, ठीक है। दूसरे तो टिस्को स्थान जमशेदपुर, लोहा अयस्क की प्राप्ति नोवा मंडी और गुरु महिसानी से हो रही है। कोयले की प्राप्ति बोकारो और झरिया की खानों से। मैग्नीज प्राप्ति क्योंझर और जोड़ा या जादूगोड़ा की जो खाने हैं वहाँ से प्राप्त हो रहा है। और पानी का जो स्रोत है, पानी मिल रहा है स्वर्णरेखा और खरकोई नदी, यानी दोनों नदियों के संगम पे स्थित है। तो इन नदियों के द्वारा पानी की आपूर्ति हो जाती है। और मार्केट या बाज़ार, तैयार माल के लिए जो बाज़ार है वो हो गया कोलकाता और मुंबई, ठीक है। इसके अलावा टोटल जो कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है प्लांट की, वो है 40 लाख टन। दूसरा है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको, इसमें बर्नपुर स्थान, बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर, बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर। इसमें जो लोहा अयस्क की प्राप्ति है वो हो रही है सिंहभूम, सिंहभूम, मयूरभंज,
सिंहभूम, मयूरभंज, कोलान और क्योंझर। ठीक है, इन खानों से जो है इसकी आपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो कोयला की आपूर्ति है वो हो रही है झरिया खानों से। झरिया की खाने रानीगंज, झरिया, रानीगंज और रामपुर। ठीक है, झरिया, रानीगंज और रामपुर जो है, या रामनगर है, रामपुर या रामनगर, रामनगर जो है वो कोयले की आपूर्ति है वो हो जाती है। मैग्नीज जो है वो प्राप्त हो रहा है उड़ीसा और झारखंड से। उड़ीसा व झारखंड से मैग्नीज की आपूर्ति हो जाती है। पानी का जो स्रोत है वो है इसमें दामोदर नदी व सहायक नदियाँ। दामोदर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा पानी की आपूर्ति। और बाजार मार्केट सेंटर के रूप में है कोलकाता के आसपास का क्षेत्र। कोलकाता के पास का भाग। ठीक है, कोलकाता और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके मार्केट सेंटर के रूप में। उत्पादन क्षमता है 16 लाख टन। इसकी जो उत्पादन क्षमता 16 लाख टन। तो दूसरा हो गया इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और स्थान बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर में। और लोहा इसकी प्राप्ति जो है सिंहभूम, मयूरभंज, कोलन और क्योंझर की खाने, यहाँ से लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। कोयला मिलता है झरिया, रानीगंज और रामनगर की खानों से। मैग्नीज की प्राप्ति जो है वो उड़ीसा और झारखंड से आपूर्ति हो जाती है। पानी के स्रोत के रूप में दामोदर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे पानी मिल जाता है। और तैयार माल जो है इसको का उसके लिए मार्केट सेंटर या बाजार के रूप में उपलब्ध है कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र। टोटल जो उत्पादन क्षमता है वो है इसकी 16 लाख टन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा अपन देखते हैं विस्को। विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। और लोहा अयस्क की जो प्राप्ति है वो हो रही है केमानगुंडी। केमानगुंडी की जो खाने हैं वहाँ से लोहा अयस्क की प्राप्ति। कोयला, ये देखिए, ये जो भद्रावती विस्को जो है वो ऐसा कारखाना है जिसके पास में पावर के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला उपलब्ध नहीं है भाई। और जैसे मान लो अपन बात करें जितने भी लोह इस्पात कारखाने हैं उनके पास में कहीं ना कहीं से जो है खनिज कोयला है, उसकी आपूर्ति हो रही है, लेकिन इसके पास में खनिज कोयला जो है उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्थानीय जो लकड़ी है उसको जला के और वो कोयला है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया स्थानीय लकड़ी का कोयला। स्थानीय लकड़ी का जो कोयला है वो इसमें काम में लिया जाता है। मैग्नीज की जो आपूर्ति है वो स्थानीय रूप में हो जाती है। स्थानीय जो क्षेत्र है कर्नाटक वाला जो भाग है वहीं से मैग्नीज की आपूर्ति है वो हो जाती है। पानी के स्रोत के रूप में भद्रावती नदी। पानी के स्रोत के रूप में भद्रावती जो नदी है वहाँ से पानी की प्राप्ति हो जाती है। बाजार के रूप में बेंगलोर, बेंगलोर व पास का क्षेत्र, बेंगलोर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 2 लाख टन। ठीक है, तो तीसरा विस्को, स्थान भद्रावती जो स्थान है वहाँ पे स्थित है। लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती है केमानगुंडी की खानों से। और कोयला जो है वो मिल रहा है स्थानीय जो लकड़ी का कोयला है वो काम में लिया जाता है। खनिज कोयला जो है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैग्नीज स्थानीय स्तर पे प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा पानी का जो स्रोत है वो है आपके भद्रावती नदी। और उत्पादन का जो बाज़ार है वो है आपके बेंगलोर और उसके आसपास का भाग। और इसमें 2 लाख टन इसमें उत्पादन है वो किया जा रहा है।
नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र, स्थान का नाम है इस्पात संयंत्र। स्थान हो गया राउरकेला, स्थान जो है राउरकेला। और इसमें मुख्य जो लोहा इस्पात अयस्क जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ और क्योंझर, सुंदरगढ़ और क्योंझर से जो है लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है। और कोयले की जो प्राप्ति है वो हो रही है यहाँ पे कोरबा और करगाली, कोरबा और करगाली से कोयले की प्राप्ति। मैग्नीज जो है उसकी प्राप्ति हो रही है बांसपानी और बोलानी, बांसपानी और बोलानी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति। और पानी जो है वो मिल रहा है ब्राह्मणी नदी से, ब्राह्मणी नदी। क्षेत्र जो है वो हो गया राउरकेला के पास का क्षेत्र, राउरकेला के पास। उत्पादन है इसका 11 लाख टन, 11 लाख टन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है राउरकेला में। और लोहा अयस्क जो है उसकी प्राप्ति हो रही है सुंदरगढ़ और क्योंझर से। ठीक है, कोयले की प्राप्ति हो रही है कोरबा और करगाली की खानों से। मैग्नीज बांसपानी और बोलानी क्षेत्र से। पानी का जो स्रोत है वो ब्राह्मणी नदी, ये पानी के स्रोत के रूप में है। बाजार राउरकेला और उसके आसपास का भाग। और उत्पादन क्षमता है इसकी 11 लाख टन। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो हो गई 11 लाख टन। इसके बाद में है नेक्स्ट भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो स्थान हो गया इसका भिलाई। और इसमें लोहा अयस्क जो है वो हो गया डल्ली राजहरा। ठीक है, डल्ली जो राजहरा की खाने हैं वहाँ से जो है इसमें वो मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो इसमें कोरबा और करगाली, सॉरी यहाँ पे कोरबा जो क्षेत्र है वहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पर जो है झरिया, इसमें झरिया और जो क्षेत्र है वहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा जो कोरबा क्षेत्र है वहाँ से इसकी प्राप्ति हो रही है, कोरबा क्षेत्र से। और यहाँ पे कोरबा और करगाली, और इसमें हो रहा है कोरबा, झरिया और करगाली क्षेत्र से। इसके अलावा झरिया के अलावा जो है यहाँ पर झरिया है, बोकारो वगैरह है, तलचर वगैरह है, वहाँ से जो है वो प्राप्ति हो रही है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य मैग्नीज का जो है वो स्थानीय स्तर से, मैग्नीज जो है उसका स्थानीय जो क्षेत्र है वहीं से जो है मैग्नीज जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। और मूल रूप से जो क्षेत्र है पानी का वो आ जाएगा इसमें आपके स्थानीय स्रोत। कोई बड़ा पानी का स्रोत नहीं है इसमें, जो स्थानीय स्रोत है वहीं से जो है वो आ जाता है। ठीक है, और मैग्नीज जो है वो जैसे स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ से, एक तो हो गया आपके भंडारा वगैरह है वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा जो मूल क्षेत्र है बालघाट, भंडारा और बालघाट क्षेत्र है वहाँ से मिल जाता है। बाजार के रूप में जो है वो आपके आ जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के आसपास का क्षेत्र। और उत्पादन क्षमता है इसकी 35 लाख टन। ठीक है, उत्पादन क्षमता हो गई 35 लाख टन। तो इसमें देखिए भिलाई में स्थान तो भिलाई हो गया। लोहा अयस्क की जो मिल रहा है वो है डल्ली राजहरा की खाने। और मुख्य रूप से
जो कोयला की प्राप्ति हो रही है कोरबा और करगाली की खानों से, और मैग्नीज जो है स्थानीय जो उत्पादन है वो काम में ले लिया जाता है। इसके अलावा भंडारा और बालाघाट के जो खाने हैं वहाँ से मंगवा लिया जाता है। पानी का तो कोई जैसे नदी वगैरह है वो बड़ा स्रोत नहीं है, स्थानीय में जैसे मान लो झील वगैरह जलीय जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको काम में ले लिया जाता है। बाजार भिलाई और आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके बाजार के रूप में, और उत्पादन क्षमता है वो है इसकी 35 लाख टन। इसके बाद में अपन बात करें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, स्थिति जो है वो हो गई इसकी दुर्गापुर में, और मुख्य जो लोहा अयस्क की प्राप्ति है वो हो रही है इसमें नोवा मंडी और गोवा की जो खाने हैं वहाँ से लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है। और कोयले की जो प्राप्ति है वो हो रही है इसमें झरिया और रानीगंज क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति है वो हो रही है। मैग्नीज की जो प्राप्ति है वो हो रही है क्योंझर और जामदा की जो खाने हैं वहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति हो रही है। और पानी के स्रोत के रूप में दामोदर नदी और सहायक नदियाँ, दामोदर व उसकी सहायक नदियाँ। इसके अलावा बाजार जो है वो कोलकाता, इसका बाजार कोलकाता व आसपास का क्षेत्र। उत्पादन क्षमता जो है वो है इसकी 15 लाख टन। तो इस प्रकार से संक्षेप में अपन देखें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है स्थिति दुर्गापुर में, और लोहा अयस्क की प्राप्ति नोवा मंडी और गोवा की खानों से। कोयले की जो प्राप्ति है झरिया और रानीगंज क्षेत्र से हो रही है। मैग्नीज जो है वो प्राप्त हो रहा है क्योंझर और जामदा की खानों से। पानी का जो स्रोत है वो दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ हो गई। बाजार जो है वो है तैयार माल के लिए कोलकाता और उसके आसपास का भाग। और इसके अलावा उत्पादन जो है वो हो रहा है 15 लाख टन। बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थान है बोकारो में स्थित है। और लोहा अयस्क जो है वो क्योंझर की किरुबुरु खाने हैं वहाँ से इसकी प्राप्ति हो रही है लोहा अयस्क की। कोयला जो है वो झरिया क्षेत्र से, कोयले की प्राप्ति हो रही है झरिया से। और मैग्नीज की जो प्राप्ति है वो हो रही है क्योंझर से। पानी जो है वो एक तो दामोदर और बोकारो नदियों से। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है बोकारो में कोलकाता और उसके आसपास का जो भाग है वहाँ पर जो है इसका मार्केट है तैयार माल का। और उत्पादन क्षमता है 25 लाख टन, ठीक है। तो इस प्रकार से बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो में स्थित है। लोहा अयस्क की प्राप्ति क्योंझर की जो किरुबुरु खाने हैं वहाँ से लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है। कोयला मिल रहा है झरिया कोयला क्षेत्र से। मैग्नीज मिल रहा है क्योंझर क्षेत्र से। पानी के स्रोत के रूप में दामोदर और बोकारो नदियाँ, यहाँ से पानी की प्राप्ति हो रही है। बाजार जो है कोलकाता और उसके आसपास का भाग है वो बाजार के रूप में। उत्पादन क्षमता है वो इसकी है 25 लाख टन। इसके बाद में जो दूसरा इस्पात संयंत्र है वो हो गया आपके विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र तो स्थिति जो है वो हो गई विशाखापट्टनम में।
स्थिति विशाखापट्टनम में। और लोहा अयस्क की जो प्राप्ति है वो हो रही है बेलाडीला खानों से, बेलाडीला खानों से लोहा अयस्क की प्राप्ति। और कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से, दामोदर घाटी से कोयले की प्राप्ति है वो हो रही है। मैग्नीज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। पानी का स्रोत, क्योंकि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है वो बिल्कुल तटीय भाग में स्थित है, इसलिए समुद्री जो जल का उपयोग किया जाता है, तो तटवर्ती जल वो पानी के स्रोत के रूप में है। और बाजार जो है विशाखापट्टनम और उसके आसपास का भाग वो इसके बाजार के रूप में उत्पादन हो रहा है 3 लाख टन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखें तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र स्थिति विशाखापट्टनम में, और लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है बेलाडीला की खानों से। कोयला मिल रहा है दामोदर नदी घाटी से। मैग्नीज की प्राप्ति हो रही है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो आसपास का क्षेत्र है उससे। और पानी का जो स्रोत है वो है तटवर्ती जल के रूप में, कि ये जो इस्पात संयंत्र है वो तटीय भाग में स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसको जो अच्छा जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। और बाज़ार जो है वो विशाखापट्टनम और उसके आसपास का भाग, और उत्पादन क्षमता जो है वो इस संयंत्र की है 3 लाख टन। नेक्स्ट अगर भारत के बारे में अपन देखें या लोहा इस्पात जो उद्योग है उसके केंद्रीकरण की अपन बात करें, तो लोहा इस्पात जो उद्योग है उसमें मुख्य जो इसको केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें एक तो कच्चा माल हो, यानी कच्चा माल इसमें भारी है। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला काम में लिया जाता है, और दूसरा कच्चा माल है वो हो गया मैग्नीज। तो इसमें कोयला भी भारी कच्चा माल है, लोहा अयस्क भी भारी कच्चा माल है, मैग्नीज भी भारी कच्चा माल है, इसलिए सस्ते परिवहन की इसमें आवश्यकता होती है। यानी लोहा अयस्क क्षेत्र, कोयला क्षेत्र और मैग्नीज क्षेत्र वो तीनों जो है वो परिवहन सुविधा अच्छी होनी चाहिए, उस सस्ते परिवहन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तो लोहा अयस्क उद्योग की स्थापना वहाँ पर की जाएगी जहाँ ये तीनों आसानी से उपलब्ध हो जाए। साथ में जो तैयार माल होता है इसका वो भी भारी होता है, इसलिए तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए परिवहन सुविधा है वो इसमें होनी चाहिए। तो इसमें एक तो जो स्थानीयकरण होगा उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि समस्त जो कच्चे माल हैं वो आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए। साथ में जो कनेक्टिविटी है, परिवहन सुविधा है वो उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में जैसे मान लो अपन बात करें तो भारत जो है लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, उत्पादन में भी तीसरा स्थान है भारत का, और उपभोक्ता के रूप में भी तीसरा स्थान है। पहला जो स्थान है वो चीन का है और दूसरा स्थान है वो है अमेरिका का। ठीक है, दूसरा अपन देखें तो स्पॉन्ज आयरन जो है या DRI डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन, DRI जो है या स्पॉन्ज जो आयरन है, DRI या स्पॉन्ज आयरन, इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यानी जो है इसमें पहला स्थान भारत जो है वो रखता है। इसके अलावा अपन बात करें GDP में जो योगदान है, यानी लोहा इस्पात उद्योग का GDP में जो योगदान है वो है 2%। टोटल जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान जो है वो लोहा इस्पात उद्योग का 2% है, और लगभग 6 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको ये जो उद्योग है वो रोज़गार प्रदान करता है।